साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो राजस्थान का साहित्य एवं प्रमुख रचनाकारों पर होने वाली है। साथियों, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इस क्लास में आपको लगभग सारे ही साहित्यकार, उनकी रचनाएं एवं संपूर्ण आपको राजस्थान के साहित्य से संबंधित सारा टॉपिक एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी भाषा का साहित्य, राजस्थानी भाषा का इतिहास व विकास। तो साथियों, इतिहास व विकास की जब बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो जॉर्ज एब्राहम गियर्सन का आता है। किन का आता है? जॉर्ज एब्राहम गियर्सन का। क्योंकि राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने ही किया था। किन्होंने किया था? जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने ही सबसे पहले इनका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था राजस्थानी भाषा का, वो इन्होंने ही किया था। इन्होंने 1912 में, कब? 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो साथियों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, तो साथियों ये जॉर्ज एब्राहम गियर्सन की रचना है। और इन्होंने कब लिखा इसको? 1912 में। और सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी जॉर्ज एब्राहम गियर्सन ने किया। किसमें किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। इसलिए इनको राजस्थानी भाषा को पहचान दिलाने का श्रेय भी किनको जाता है? जॉर्ज एब्राहम गियर्सन को जाता है। राजस्थानी भाषा का, अगर राजस्थानी भाषा को श्रेय दिलाने की बात जाती है, पहचान दिलाने का श्रेय जाता है, तो वो जॉर्ज एब्राहम गियर्सन को जाता है। अगला देखते हैं कुवलय माला। साथियों, जो कुवलय माला है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 778 ईस्वी में। और ये राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन प्रमाण कुवलय माला में ही मिलता है। जो साथियों ये ग्रंथ है कुवलय माला, इसमें राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। अगर इसको देखा जाए तो इसे जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने, किन्होंने? जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में लिखा था। इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का? 18 देसी भाषाओं का वर्णन है, उल्लेख है, जिनमें मरु भाषा व मारवाड़ी भी सम्मिलित है। कौन कौन सी? मरु भाषा, जिसको मारवाड़ी जानते हैं, भी सम्मिलित है। अगला देखते हैं क्या? डिंगल। साथियों, जो डिंगल है ये राजस्थानी साहित्य की भाषा मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? राजस्थानी साहित्य की भाषा माना जाती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से चारण कवियों ने किया। डिंगल भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किसने किया? चारण कवियों ने इसका प्रयोग किया। चारण कवियों की, जो वीरों की जो प्रशंसा है एवं युद्ध का और शौर्य का जो वर्णन करते थे, वो डिंगल भाषा में करते थे। और इसलिए डिंगल को वीर रस की भाषा भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वीर रस की भाषा कौन सी है, वहां पे आपको डिंगल और पिंगल मिले, तो वीर रस की भाषा डिंगल होती है। कौन सी होती है? डिंगल होती है। अब देखते हैं पिंगल को। साथियों, पिंगल का प्रयोग भाट कवियों ने किया। किन्होंने किया? पिंगल का प्रयोग भाट कवियों ने किया। और इस पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रज भाषा का प्रभाव किस पर है, तो वो पिंगल पर है। और यह जो पिंगल है, ये इसका प्रयोग किसने किया? भाट कवियों ने किया। क्योंकि जो भाट कवि होते हैं वो राजाओं की वंशावली और प्रशस्ति इसमें लिखते थे। इसमें पिंगल में। तो साथियों, भाट कवियों द्वारा राजाओं की वंशावली और प्रशस्ति किसमें लिखी जाती थी? पिंगल में लिखी जाती थी। और ये पूर्वी राजस्थान में ये प्रचलित थी। अगला देखते हैं सीताराम लालस। साथियों, जो राजस्थानी भाषा के सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश का नाम राजस्थानी शब्दकोश है। क्या नाम है? राजस्थानी शब्दकोश है। राजस्थानी भाषा के सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश का नाम, जिसे किसने लिखा? सीताराम लालस ने लिखा। कौन सा? राजस्थानी शब्दकोश, जिसे सीताराम लालस ने लिखा। इसमें लगभग 2 लाख प्लस शब्द है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी शब्दकोश में कितने शब्द है, तो साथियों इसमें 2 लाख से प्लस अधिक शब्द हैं। कितने? 2 लाख से अधिक। इसी कारण से इन्हें राजस्थानी जुबान का मसीहा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? साथियों मसाल नहीं है, मसीहा हो जाएगा। राजस्थानी जुबान का मसीहा किसको कहा जाता है? सीताराम लालस को। अगला देखते हैं डॉक्टर एलबी टेस्टिटोरी। इटली के ये विद्वान थे। बीकानेर में इन्होंने शोध कार्य किया था। और पीथल को डिंगल का हेरोस कहा था। किसको? पीथल को डिंगल का हेरोस कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर एलबी टेस्टिटोरी ने। किसने कहा था? डॉक्टर एलबी टेस्टिटोरी ने इसको डिंगल का हेरोस किया कहा था। चलिए अगला देखते हैं
और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीथल किसको कहते हैं, मतलब डिंगल का एरोस किसको कहा जाता है, पीथल, पीथल यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया है। किनके लिए कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया है डिंगल का हैरोस। साथियों हैरोस नहीं होगा, डिंगल का हैरोस होगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रथम मील के पत्थर। साथियों राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी जो साहित्य है इसके जो प्रथम जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो देखते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे 3 आती हैं, कनक सुंदरी, केसर विलास या विश्रांत प्रवास। लेकिन बात करें इन तीनों के जो रचनाकार थे वो एक ही थे, तो इन तीनों के, इन सभी शुरुआती कृतियों के जो रचनाकार थे वो कौन थे? शिवचंद्र भरतिया थे। कौन थे? शिवचंद्र भरतिया। अगर बात करें राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा था, अगर प्रश्न आ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कि राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो वो कनक सुंदरी था। कौन सा था? कनक सुंदरी, जिसको कब लिखा गया? 1903 में। अगर पूछ लिया जाए राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा था, तो वो हो जाएगा केसर विलास, जो कि 1900 में लिखा गया। प्रथम नाटक कब लिखा गया? 1900 में। और कौन सा हो जाएगा राजस्थानी साहित्य का? केसर विलास। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी थी, तो उत्तर आएगा विश्रांत प्रवास, जो कि सन 1904 में लिखी गई। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक और प्रथम कहानी किनके द्वारा लिखी गई, तो ये शिवचंद्र भरतिया जी के द्वारा लिखी गई। प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा? कनक सुंदरी। प्रथम नाटक केसर विलास। प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास। अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखें, तो प्रथम आधुनिक राजस्थानी काव्य, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर प्रथम आधुनिक राजस्थानी काव्य की बात करें, तो वो हो जाएगा बादली। बादली कौन सा? बादली क्या है? प्रथम आधुनिक राजस्थानी काव्य का नाम क्या है? बादली। अगर इनका रचनाकार पूछ लिया जाए बादली का, तो हो जाएगा चंद्र सिंह बिरकाली। कौन? बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली। इन्होंने ये कब लिखा? 1941 में। अगर पूछ लिया जाए राजस्थानी साहित्य का आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ किसको माना जाता है, तो वो किनको माना जाता है? चंद्र सिंह बिरकाली को। और इन्होंने किसकी रचना की? बादली की रचना की। कब की? 1941 में। तो ये कुछ हमने राजस्थानी साहित्य के प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक और प्रथम कहानी देखे, जो कि शिवचंद्र भरतिया के द्वारा रचित है। और अगर प्रथम आधुनिक राजस्थानी काव्य की बात करें जिसका नाम बादली है, ये चंद्र सिंह बिरकाली जी के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के 3 बड़े साहित्यकारों की बात करें, तो इसमें प्रमुख रूप से नाम सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया और विजयदान देथा, जिनको बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से जाना जाता है। इन 3 का नाम मुख्य रूप से आता है। तो अब हम सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं देख लेते हैं। वंश भास्कर, वीर सत्सई, बलवत विलास नहीं होगा साथियों, ये बादल विलास होगा। क्या होगा? बादल विलास। बादल विलास या सती रासो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वंश भास्कर, वीर सत्सई, बादल विलास या सती रासो किसकी रचना है, तो ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। विशेष तथ्य इसमें यह हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वंश भास्कर है, यो जो कि सूर्यमल मिश्रण ने अधूरा छोड़ दिया था, तो इसको पूरा किसने किया? तो अगर वंश भास्कर को पूरा करने वाले कवि का नाम पूछा जाए आपसे, तो इसको मुरारी दान ने पूरा किया। किसने पूरा किया वंश भास्कर को? मुरारी दान ने पूरा किया। तो सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं वंश भास्कर, वीर सत्सई, बादल विलास या सती रासो। और वंश भास्कर को पूरे करने वाले कवि का नाम मुरारी दान। अगला देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, तो उसमें लीलांटस, पाथल और पीथल, मिंजर और धरती दोरारी। कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं लीलांटस, पाथल और पीथल, मिंजर और धरती दोरारी। अगर आप इसको ट्रिक से भी याद करना चाहो, तो यहाँ पे आपको इसके लिए ट्रिक दी हुई है। ट्रिक से भी आप इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, जो कि लीलांटस, पाथल पीथल, मिंजल और धरती दोरारी। अगला देखते हैं विजयदान देथा। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करी जाए, तो बातारी फुलवारी, जो कि 14 खंडों में विभक्त थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है, तो 14 खंडों में। अलेकू हिटलर और दुविधा, ये सब किसकी रचना है? विजयदान देथा की। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली फिल्म का निर्माण किस कृति या किस रचना पर हुआ है, तो जो पहली फिल्म है इसका निर्माण दुविधा पर हुआ है। किस पर हुआ है? दुविधा कृति पर इसका निर्माण हुआ है। कौन सी फिल्म का? पहली फिल्म का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं।
प्रमुख ख्यात और विगत। साथियों अब हम कुछ ख्यात और विगतों को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मारवाड़ा परगनारी विगत। साथियों मारवाड़ा परगनारी विगत ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये मुनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है। और आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ा परगनारी विगत जो कि मुनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है, इसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। पहला तो ये हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं नैनसिरी ख्यात। साथियों जो नैनसिरी ख्यात है ये मुनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? मुनोत नैणसी की। ये राजपूताना की सबसे प्राचीन ख्यात है। साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजपूताना की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, तो नाम आएगा नैनसिरी ख्यात जो कि मुनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें अगर आपसे कुछ विशेष पूछ ले जाए कि इसमें ऐसी कौन सी जो ख्यात है जिसमें है शब्द का प्रयोग ही नहीं है, किस शब्द का है शब्द का प्रयोग ही नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? नैनसिरी ख्यात जो कि मुनोत नैणसी के द्वारा लिखी गई है। इसमें है शब्द का प्रयोग नहीं है और ये राजपूतानी की सबसे प्राचीन ख्यात है। अगला देखते हैं बांकीदासरी ख्यात। साथियों जो बांकीदासरी ख्यात है ये बांकीदास के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा रचित है? बांकीदास के द्वारा रचित है। और अगर पूछ ले जाए कि जोधपुर के राठौड़ों का प्रमाणिक इतिहास किसमें मिलता है, तो बांकीदासरी ख्यात में मिलता है जो कि बांकीदास द्वारा रचित है। अगला देखते हैं दयालदासरी ख्यात। साथियों जो दयालदासरी ख्यात है ये दयालदास के द्वारा लिखित है और इसमें बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास मिलता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जोधपुर के राठौड़ों का प्रमाणिक इतिहास किसमें मिलता है, तो बांकीदासरी ख्यात जो कि बांकीदास के द्वारा लिखी गई है। और बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास पूछ ले जाए तो दयालदासरी ख्यात जो कि दयालदास के द्वारा लिखित है। अगला देखते हैं मुंडियारी ख्यात। साथियों मुंडियारी ख्यात है जो इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं, लेकिन अगर पूछ ले जाए कि मारवाड़ के राठौड़ों का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है, तो वो मुंडियारी ख्यात में मिलता है। मुंडियारी ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों का विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। साथियों अब हम्मीर और रासो का जो हम देखते हैं कि जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर हट, हम्मीर मधुमर्दन, इनमें साथियों कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो पहले हम हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर हट, हम्मीर मधुमर्दन, हम्मीर आयन या हम्मीर रासो को देख लेते हैं। तो साथियों जो हम्मीर महाकाव्य है ये किसके द्वारा रचित है? ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित है। क्या? हम्मीर महाकाव्य। इसकी जो ट्रिक हो जाएगी हम देखते हैं नयन से पढ़ते हैं। साथियों नयन से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नयन से महाकाव्य काव्य पढ़ते हैं। तो हम्मीर महाकाव्य के कौन हो जाएंगे? नयन चंद्र सूरी। अब हम देखते हैं हम्मीर हट। हम्मीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। साथियों इसकी ट्रिक हो जाएगी चंद्र पर जाने की हट। तो साथियों चंद्रशेखर के द्वारा रचित है कौन? हम्मीर रट। तो चंद्र पर जाने की हट, तो हम्मीर हट के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर। अगला देखते हैं हम्मीर मधुमर्दन। साथियों हम्मीर मधुमर्दन के जो रचयिता लेखक हैं वो है जयसिंह सूरी। साथियों कौन होंगे? जयसिंह सूरी। इसकी ट्रिक देखते हैं मर्दन से जय होती है। साथियों मर्दन से जय होती है इसकी ट्रिक हो जाएगी तो हम्मीर मधुमर्दन का जयसिंह सूरी। अगला देखते हैं हम्मीरायन। साथियों हम्मीरायन के जो लेखक रचयिता हैं वो है भांडव व्यास। साथियों कौन है? भांडव व्यास। इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी आयन का भंडारा। साथियों इस ट्रिक से आप हम्मीरायन को याद कर सकते हैं। हम्मीरायन के रचयिता कौन है? भांडव व्यास। और अगला देखते हैं हम्मीर रासो जो कि जिसके लेखक एक नहीं होके दो हैं। कौन कौन? जोधराज और सारंगधर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जोधराज और सारंगधर किसके रचयिता हैं? हम्मीर रासो के। अब हम आगे देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई। बीसल देव रासो के नलपति नाले। साथियों जो पृथ्वीराज रासो है इसके चंद्र बरदाई, हम्मीर रासो के जोधराज व सारंगधर, बीसल देव रासो के नरपति नाले, खुमान रासो के दलपति विजय और सगत रासो के गिरधर आसिया। दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं फास्ट। हम्मीर रासो के जोधराज व सारंगधर दो हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो जो कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई, बीसल देव रासो के नरपति नाले, कुमार रासो के दलपत विजय और सगत रासो के गिरधर आसिया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश रूपक और विलास साहित्यों की। तो साथियों प्रकाश साहित्यों में मुख्य रूप से तीन शामिल होते हैं, सूरज प्रकाश, बाबू प्रकाश और राज प्रकाश। अगर पूछ लिया जाए कि ये प्रकाश क्या होता है, तो साथियों जो प्रकाश ग्रंथ होते हैं ये किसी शासक या लोक देवता के यश और कीर्ति को प्रकाशित करने हेतु रचे जाते हैं।
कोई शासक होता है जिसके यश और कीर्ति, उसके गुणों का व्याख्यान करने के लिए रचा जाता है, उनको क्या कहते हैं? प्रकाश साहित्य या प्रकाश ग्रंथ कहते हैं। अगर पूछ ले जाए कि सूरज प्रकाश के लेखक या रचयिता कौन है, तो कर्णिदान। साथियों, कर्णिदान ने क्या लिखा? सूरज प्रकाश। बाबू प्रकाश का पूछ लिया जाए तो आसिया मोड़ जी, और राज प्रकाश का पूछ लिया जाए तो किशोर दास हो जाएगा। तो सूरज प्रकाश के लेखक कर्णिदान, बाबू प्रकाश के लेखक आसिया मोड़ जी और राज प्रकाश के लेखक किशोर दास। अब आपसे पूछ लिया जाए, हम यहाँ कुछ रूपक और विलास साहित्य को देख लेते हैं। राज रूपक के लेखक कौन है साथियों? इंपॉर्टेंट। राज रूपक के लेखक वीरभान हो जाएंगे। गुण रूपक के केशवदास गादन हो जाएंगे। राजविलास के लेखक कवि मान हो जाएंगे और शत्रुसाल विलास के लेखक कवि राव हो जाएंगे। दोबारा से इनको एक बार फास्ट देख लेते हैं। सूरज प्रकाश, कर्णिदान, बाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, राज प्रकाश, किशोर दास, राज रूपक वीरभान, गुण रूपक केशवदास गादन, राजविलास के कवि मान हो जाएंगे और शत्रुसाल विलास के कवि राव हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा प्राचीन डिंगल एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो साथियों, इनमें मुख्य रूप से बेली कृष्ण रुक्मणी जो कि पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है, जिनको पीतल कहा जाता है। ये कहाँ पे इसकी रचना हुई? गागरोन दुर्ग में इसकी रचना हुई। और दुर्सा अडाने से 5वां वेद या 19वां पुराण का है। तो साथियों, अगर प्रश्न आ जाए कि बेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने की, गागरोन दुर्ग में की, और दुर्साहड़ा ने इसको 5वां वेद या 19वां पुराण कहा है। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, दुर्साहड़ा ने किसको 5वां वेद या 19वां पुराण कहा है? तो बेली कृष्ण रुक्मणी को पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो रचित है, इसको दुर्साहड़ा ने 5वां वेद या 19वां पुराण कहा है। अगला देखते हैं, कानड़ देव प्रबंध, जिसके रचयिता पद्मनाभ है। कौन है? पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखित है। जालोर के कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। साथियों, अगर पूछ ले जाए कि कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभ के द्वारा। और जालोर के कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो कानड़ देव प्रबंध में इसका वर्णन मिलता है। अगला देखते हैं, वीरम देव सो नगरारी वाद के लेखक भी कौन है? पद्मनाभ हो जाएंगे। किसके? वीरम देव सो नगरारी वाद के लेखक। और वीरम देव और फिरोजा की ऐतिहासिक प्रेम कथा का वर्णन किसमें मिलता है? वीरम देव सो नगरारी वाद में मिलता है। अगला देखते हैं, राव जयसिरो छंद। साथियों, जो राव जयसिरो छंद है, इसके जो रचिता है वो बीठू सूजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे राव जयसिरो छंद के रचिता? बीठू सूजा। और बीकानेर के राव जयसी व कामरान के युद्ध का वर्णन राव जयसिरो छंद में मिलता है, जिसकी रचना बीठू सूजा ने की। चलिए अगला देखते हैं, बाबूजीरा छंद। साथियों, जो बाबूजीरा छंद है, इसकी जो रचना है ये बीटू मेहा द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? बीटू मेहा के द्वारा रचित है। चलिए अब हम फटाफट देख लेते हैं एक बार दोबारा से, बेली कृष्ण रुक्मणी। साथियों, जो बेली कृष्ण रुक्मणी है, ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है। और कानड़ देव प्रबंध की बात करें तो ये पद्मनाभ के द्वारा रचित है। वीरम देव सो नगरारी बात है तो ये भी पद्मनाभ के द्वारा रचित है। और राव जयसिरो छंद ये बीठू सूजा के द्वारा, और बाबूजीरा छंद ये बीठू मेहा के द्वारा रचित है। चलिए आगे देखते हैं, हाला झालीर कुंडलिया। साथियों, अगर पूछ लिया जाए हाला झालारी कुंडलिया के रचयिता कौन है? ईसरदास है। और किनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ईसरदास को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला पूछ लिया जाए अचलदास खिचरी वचनिका। साथियों, जो अचलदास खिचरी वचनिका है, इसके जो रचयिता है वो शिवदास गार्डन हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अचलदास खिचरी वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन। ढोला मारूरा दुहा। साथियों, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कवि कल्लोल है। और इनकी जो प्रेम कथा है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। वीर विनोद के रचयिता, साथियों, वीर विनोद के रचयिता हो जाएंगे श्यामल दास। मेवाड़ का विस्तृत एवं प्रामाणिक जो इतिहास मिलता है वो किसमें मिलता है? वीर विनोद में मिलता है। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ का विस्तृत एवं ऐतिहासिक साहित्य जो इतिहास है वो किसमें मिलता है? वो वीर विनोद में मिलता है। गौरा बादल री चौपाई। साथियों, गौरा बादल री चौपाई के रचयिता कौन है? हेमरतन सूरी। और
बुद्धि विलास के रचयिता कौन है? भक्तराम शाह। साथियों, जो बुद्धि विलास है इसमें जयपुर शहर की स्थापना का वर्णन मिलता है। किस शहर की स्थापना का वर्णन मिलता है? जयपुर शहर का। किसमें? बुद्धि विलास में। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। हाला झालेरी कुंडलिया के लेखक ईसरदास, ईसरदास को राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं। अचल दास खिचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन, ढोला मारूरा दुआ, कवि कल्लोल, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास, गौरा बादल चौपाई के हेमरतन सूरी और बुद्धि विलास के भक्तराम शाह। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ संस्कृत और जैन साहित्य की बात कर लेते हैं। प्रमुख रूप से संस्कृत और जैन साहित्यों में महाराणा कुंभा के आते हैं, जिनमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। अगर इनकी बात कर ली जाए किसके द्वारा लिखित है, तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया महाराणा कुंभा द्वारा रचित या लिखित है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया। अगर बात कर ली जाए कि एक लिंग महात्म्य किसके द्वारा रचित है, तो कान्य व्यास के द्वारा रचित है। लेकिन इसका प्रथम भाग की पूछ लिया जाए कि एक लिंग महात्म्य का प्रथम भाग किसने लिखा, तो वो महाराणा कुंभा ने लिखा। और इसके अगर रचना की जो पूर्ण रूप से इसकी रचना किसने की, तो कान्य व्यास का इसका प्रमुख रूप से नाम आता है। राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? साथियों, राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट है। कौन है? राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट। और राजसमंद झील पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। एक बार फिर से देख लेते हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया के लेखक हो जाएंगे महाराणा कुंभा। एक लिंग महात्म्य के हो जाएंगे कान्य व्यास और राज प्रशस्ति के लेखक हो जाएंगे रणछोड़ भट्ट। अब देखते हैं आगे पृथ्वीराज विजय। साथियों, पृथ्वीराज विजय की बात करें तो यह किसके द्वारा रचित है? जैनक के द्वारा लिखी गई है। राज रत्नाकर, सदाशिव भट्ट। पृथ्वीराज विजय, जयानक, राज रत्नाकर, सदाशिव भट्ट। अगला देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली घोर। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। भरतेश्वर बाहुबली घोर किसके द्वारा लिखी गई है? वज्रसेन सूरी के द्वारा। वज्रसेन सूरी ने किसकी रचना की है? भरतेश्वर बाहुबली घोर की। इसे सबसे प्राचीन राजस्थानी ग्रंथ भी माना जाता है। किसको? भरतेश्वर बाहुबली घोर को। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ आधुनिक राजस्थानी साहित्यकारों की और उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो अगर इसमें प्रमुख रूप से देखें तो देखते हैं मूमल, बागावत और टावरारी बाता। साथियों, ये कुछ आधुनिक राजस्थान की जो रचनाएं हैं और साहित्यकार हैं उनके बारे में हम अब बात कर रहे हैं। तो मूमल, बागावत और टावरारी बात के जो लेखक है, रचयिता है, वो जाएंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो साथियों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी के द्वारा मूमल, बागावत या टावरारी बात लिखी गई है। अब बात करते हैं हम नथमल जोशी की। इनकी जो रचनाएं वो कौन कौन सी हैं? आभे पट की, धरती धोरारो धोरी। साथियों, धरती धोरारी तो कन्हैयालाल शेटिया जी की हो गई, यहाँ पे है धोरारो धोरी। साथियों, धोरारो धोरी और एक बीड़नी दो बीन। साथियों, रथमल जोशी जी की आभे पट की, धरती धोरारी, एक बीड़नी दो बीन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मूमल, बागावत, टावरारी बात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब अगर बात करें आभे पट की, धोरारो धोरी, एक बीड़नी दो बीन, तो नथमल जोशी आ जाएगा। अब बात करें चेतावनीरा चोंगट्या, जो कि साथ ही प्रश्न एक इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि चेतावनीरा चोंगट्या में कितने सोरठे हैं, तो कितने हैं? 13। इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कितने सोरठे हैं? 13। तो चेतावनीरा चोंगट्या है, इसके जो रचयिता है कौन है? केसरी सिंह बारठ। और अगर पूछ लिया जाए रूठी रानी, तो इसके भी रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारठ। तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा चेतावनीरा चोंगट्या, जिसमें 13 सोरठे हैं, और रूठी रानी, इन्हीं की रचनाएं हैं दोनों केसरी सिंह बारठ की। अब आगे देखते हैं यादवेंद्र शर्मा की। यादवेंद्र शर्मा की देखते हैं चंद्र हूँ गौरी किण पीवरी। साथियों, हूँ गौरी किण पीवरी, जमारो या जोग संजोग। अगर ये रचनाएं पूछी जाए तो ये किनके द्वारा लिखी गई हैं? यादवेंद्र शर्मा के द्वारा। अगला देखते हैं महकती काया या गेरेजरी गोट। साथियों, महकती काया और गेरेजरी गोट का पूछ लिया जाए तो ये अन्ना राम सुदामा के द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी? महकती काया और गेरेजरी गोट। अगला देखते हैं राधा, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। साथियों, ऐसी कौन सी रचना है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? और ऑप्शन में आपको राधा दे दिया जाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किनकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। कौन सी? राधा, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है।
आगे आपसे पूछ ले जाए कि सेनानी, उमंग और चंवरी किसकी रचनाएं हैं, तो ये मेघराज, मुकुल की हो जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हूँ गौरी किरण पीमरी, जमारो, जोग संजोग, यादवेंद्र शर्मा, महकती काया, गैरेजरी गोट, अन्ना राम सुदामा, राधा जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, सत्य प्रकाश जोशी, सेनानी, उमंग और चंवरी, मेघराज, मुकुल। आगे देखते हैं। लोक संत साहित्य एवं विशिष्ट रचनाएं। साथियों, हम कुछ लोक संतों को देख लेते हैं, उनकी साहित्य और उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई पदावलियों की बात करें, रुक्मणी मंगल की बात करें या नरसिंह जीरो मारिया सॉरी पदावलिया और रुक्मणी मंगल की बात करें तो ये मीराबाई के द्वारा रचित है। और नरसिंह जीरो मायरो की बात करें तो ये रत्ना खाती द्वारा रचित है। अगर प्रश्न आ जाए नरसिंह जीरो मायरो ये किसके द्वारा लिखित है या रचित है, तो ये नरसिंह जी का मायरो जो है ये रत्ना खाती जी के द्वारा रचित है। और पदावलिया और रुक्मणी मंगल की बात करें तो ये मीराबाई की रचनाएं हैं। अगला देखते हैं दादू वाणी या दादूरा दुआ, तो ये दादू दयाल जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? दादू वाणी और दादूरा दुआ। अगला पूछ ले जाए सुंदर विलास या सुंदर श्रृंगार, तो ये सुंदर दास जी की रचनाएं हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अगर दादू वाणी दादू पूछ ले जाए तो दादू दयाल हो जाएगा, और सुंदर से और सुंदर श्रृंगार सुंदर विलास से आप सुंदर दास को याद कर लो। अगला देखते हैं राजियारा सोरठा, एक प्रसिद्ध नीति परक काव्य है। कौन सा साथी? राजियारा सोरठा, तो ये कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखित है? कृपाराम खिड़िया। अगला देखते हैं नागर समुच्चय, जो कि किशनगढ़ शैली के बड़े ठहरने वाले प्रसिद्ध शासक थे। कौन थे? नागरीदास। साथियों कौन थे? नागरीदास, जिनका मूल नाम क्या था? सावंत सिंह। तो नागर समुच्चय के जो रचिता है वो कौन है? नागरीदास, जिनका मूल नाम क्या था? सावंत सिंह। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो समाचार पत्र थे जो प्रकाशित होते थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले देख लेते हैं आगी बाण। आगी बाण के रचयिता कौन थे? आगी बाण के जय नारायण व्यास के द्वारा ये आगी बाण समाचार पत्र निकाला गया था। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। और अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण ही था। और कब इसका प्रकाशित हुआ था? ये 1932 में। कब? 1932 में। अगर पीप के द्वारा बात करें तो ये भी जय नारायण व्यास का ही था। किनके द्वारा ये संपादित किया जाता था? जय नारायण व्यास के द्वारा। और अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था? पीप था। अब देखते हैं मेवाड़ का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। साथियों मेवाड़ का प्रथम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रथम समाचार पत्र था कहाँ का? मेवाड़ का, जो कि 1876 में निकाला गया। उसका नाम क्या हो जाएगा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। साथियों मेवाड़ का प्रथम हिंदी समाचार पत्र किसके द्वारा लिखाया गया था, निकाला गया था? तो वो सज्जन कीर्ति सुधाकर के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? सज्जन कीर्ति सुधाकर के द्वारा निकाला गया था। अगला देखते हैं प्रथम द्विभाषी हिंदी उर्दू, और इसका नाम भी क्या था? सज्जन कीर्ति सुधाकर ही था। प्रथम द्विभाषी हिंदी उर्दू पत्र जो कि कहां से प्रकाशित होता था? भरतपुर से प्रकाशित होता था। वो द्विभाषी था। इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाएगा? क्योंकि द्विभाषी था, हिंदी और उर्दू में निकलता था, और पहला ही था, भरतपुर से निकलता था। कब निकला था? 1849 में। नाम क्या हो जाएगा? मजहरुल सुरूर। साथियों क्या नाम हो जाएगा? मजहरुल सुरूर प्रथम द्विभाषी हिंदी और उर्दू में निकलने वाला समाचार पत्र था। और कहां से निकलता था? भरतपुर से। और कब? 1849 में। अगर बात करें राजस्थान केसरी की, तो साथियों जो राजस्थान केसरी है ये विजय सिंह पथिक जी के द्वारा, जिनको किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है, किनको? विजय सिंह पथिक को। और ये वर्धा महाराष्ट्र प्रकाशित होता था। कौन सा? राजस्थान केसरी। अब बात करें तरुण और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों की, तो ये जय नारायण, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के द्वारा कहां से निकाला गया था? अजमेर से निकाला जाता था नवीन और तरुण राजस्थान। अब बात करें प्रताप, तो साथियों जो प्रताप समाचार पत्र है ये गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला गया था। किनके द्वारा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक प्रश्न ऐसे भी आता है कई बार कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किस समाचार पत्र ने दिलाई? किसने दिलाई? प्रताप ने दिलाई।
इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रताप समाचार पत्र कहाँ से निकाला जाता था, तो साथियों इसमें राजस्थान का कोई भी नाम नहीं आएगा, ये कानपुर से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा। चलिए अब हमारे समाचार पत्र हो गए। अब हम कुछ अकादमियां और उनकी पत्रिकाएं देख लेते हैं। जैसे कि पहली जो सबसे शुरू में इसमें जो आता है वो आता है राजस्थानी साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी की जो इसका जो स्थान है वो कहाँ पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी। प्रश्न सीधे भी आ जाता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये जयपुर नहीं, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है राजस्थान साहित्य अकादमी? उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम क्या है? मधुमती। क्या नाम है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम मधुमती। और सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी का क्या है? मीरा पुरस्कार। ये तीनों ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? स्थान उदयपुर में, पत्रिका मधुमती और सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा? मीरा पुरस्कार। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए आगे कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो स्थान इसका जयपुर आ जाएगा। और स्थापना 1969 में, कहाँ पे, कब? 1969 में इसकी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना जयपुर में हुई थी। और ये किसका कार्य क्या है? विश्वविद्यालय स्तर की प्रमाणिक पुस्तकों का प्रकाशन। साथियों जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लेवल की जो बुक्स होती हैं उनका प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा किया जाता है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगला देखते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। साथियों ये दोनों अलग हो जाएंगे। एक तो राजस्थानी साहित्य अकादमी है, ये तो उदयपुर में है, लेकिन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति, अगर तीनों नाम आ रहे हैं तो इसका जो स्थान हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? बीकानेर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। अगर इनकी बात करें कि इस राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है उसका नाम क्या है? जागती ज्योत। क्या नाम है? जागती ज्योत। और इनका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार इनका सर्वोच्च पुरस्कार है। किसका? बीकानेर में स्थित राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का। यहाँ पे आपके लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दोनों ही, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। राजस्थानी साहित्य अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार और इनकी पत्रिका हो जाएगी मधुमती। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी ये बीकानेर में स्थित है। इनकी जो पत्रिका हो जाएगी वो जागती ज्योत। और इनका जो सर्वोच्च पुरस्कार है सूर्यमल मिश्रण शिखर इनका सर्वोच्च पुरस्कार है। यहाँ से आपको 100% प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं अरबी फारसी शोध संस्थान। साथियों अगर अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। और मध्यकालीन इतिहास और साहित्य के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। ये पेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। और यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आशा है आपको आज की क्लास, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और आप चैनल पर विजिट करके एक बार देख सकते हैं। आपको राजस्थान जीके से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्याख्या सही सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप उन वीडियो को देखकर अपना तैयारी का आकलन कर सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।